नमस्कार सभी व्यूअर्स का स्वागत है आज के इस लाइव में। मेरा नाम है पूर्णिमा शर्मा। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज भारत में हैं। क्यों भारत में है, उनकी भारत यात्रा क्यों अहम है? 3 दिन के लिए गुजरात, मुंबई और दिल्ली। साथ ही उनकी इस यात्रा में क्या बातें अहम रहने वाली हैं? ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, रेयर अर्थ, और अगर हम इंडो पैसिफिक की बात करें तो चाइना का जो बढ़ता प्रभुत्व है, डोमिनेंस है इंडो पैसिफिक में, उसको किस तरह से उससे निपटा जाए। किन पहलुओं को लेकर दोनों देशों के बीच रिश्ते जो अहम है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्ट्रैटेजिक अफेयर्स एनालिस्ट रंजीत जी। स्वागत है रंजीत जी आपका इस चर्चा में। नमस्कार, धन्यवाद। तो रंजीत जी, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, भारत में उनका आना और 3 दिन तक इस यात्रा को जब हम ऑब्जर्व करें तो क्या आपको लगता है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के जो रिश्ते हैं वो किस तरह इवॉल्व हुए हैं? किस तरह से एक चाइना के विकल्प के तौर पर भारत को देखा जा रहा है, चाहे ट्रेड की बात हो, चाहे इन्वेस्टमेंट की बात हो। और ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत के जो रिश्ते हैं वो एक नए पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं। पिछले साल हमने देखा ईसीटीए का होना, एफटीए का यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का होना ऑस्ट्रेलिया के साथ, और भारत को इसको और मजबूती देने के लिए कहा जा रहा है कि कॉम्प्रिहेंसिव ईसीटीए की बात हो रही है। और जब ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा से हम क्या उम्मीद लगाएं, और अगर हम दोनों देशों के बीच रिश्तों की बात करें तो कितनी मजबूत होते दिख रही है ये रिश्ते? रंजीत जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच प्रधानमंत्री अल्बनीज का भारत आना इस बात का सूचक है, इस जी बात का सिग्नल, बहुत बड़ा सिग्नल है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रिश्ते अब काफ़ी मैच्योर हो चुके हैं, परिपक्व स्तर पर आ गए हैं। जी और एक परिपक्व साझेदार के तौर पर दोनों देश आपसी हितों की रक्षा के लिए सहयोग को तत्पर दिखते हैं। देखिए, भारत और जी ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते अगर यदि हम 90 के दशक की बात करें तो बहुत सामान्य से रहे थे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के शीर्ष नेतृत्व ने एक दूसरे के साथ रिश्तों को विकसित करने में बहुत रुचि नहीं ली, एक दूसरे को नज़रअंदाज किया एक तरह से। और 1998 में जब भारत ने जब परमाणु परीक्षण किया, तब ऑस्ट्रेलिया ने इसका विरोध किया और भारत पर कई तरह के प्रतिबंध भी लगाने का ऐलान किया। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों के बीच में कुछ एक सालों के लिए कटुता का माहौल बन गया था, लेकिन पिछले 2 दशक से इस सदी के शुरुआत से ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ रिश्तों की अहमियत समझी और भारत के साथ राजनयिक आदान प्रदान बढ़ाया, सामरिक मसलों पर चर्चा की शुरुआत की, पेशकश की और रक्षा सहयोग बढ़ाने की बात की। तो इसी सिलसिले में दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग का समझौता भी हुआ, आर्थिक आदान प्रदान बढ़ने लगा। लेकिन यह रिश्ते बहुत तेज़ी से आगे नहीं बढ़ रहे थे। पिछले 3-4 सालों के भीतर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रिश्ते काफ़ी गहरे होने शुरू हुए हैं और अब एक काफ़ी जी शिखर स्तर पर पहुंच गए हैं। अब देखिए, 2020 में दोनों देशों के बीच सामरिक साझेदारी का जो समझौता हुआ, समग्र से कम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का समझौता हुआ, उसके बाद से पिछले 2-2.5 सालों के बीच रिश्तों ने काफ़ी उछाल लिया है, एक तरह से कह सकते हैं। जी जी। अब खास तौर पे अगर हम देखें तो जो क्वाड के जो 4 देश हैं, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये एक साथ मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी करते हैं। और अगर हम देखें तो डिफेंस के क्षेत्र में जो मिलिट्री एक्सरसाइजेस साथ में होती हैं दोनों देशों के बीच में, बतौर क्वाड मेंबर भी, तो डिफेंस कॉपरेशन दोनों देशों के बीच में कैसा है रंजीत जी? डिफेंस कोऑपरेशन भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच काफ़ी गहराई ले चुके हैं। दोनों देशों के बीच शीर्ष स्तर पर आदान प्रदान हो रहा है। दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच विशाल स्तर पर साझा अभ्यास किए जा रहे हैं। दोनों देशों की थल सेनाओं के बीच सहयोग का वातावरण बन चुका है। दोनों देशों की वायु सेनाओं के बीच भी सहयोग का माहौल बन चुका है। तो हर स्तर पर, हर क्षेत्र में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा साझेदारी को काफ़ी मजबूती मिली है हाल के सालों में। देखिए, दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग का मजबूत होना इस बात का सूचक है कि हिंद प्रशांत के इलाके में दोनों देश इकट्ठे होकर के चीन की चुनौतियों से मुकाबला होने के लिए भी तत्पर दिख रहे हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान मिलकर के जो 4 देशों का जो समूह बना है क्वाड नाम का, उसमें ऑस्ट्रेलिया एक प्रमुख भागीदार देश है, भारत भी एक प्रमुख भागीदार देश है। इस नाते भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो द्विपक्षीय सहयोग
रक्षा सहयोग के जो हाल में रिश्ते विकसित हुए हैं, वो क्वाड के नज़रिए से भी काफ़ी अहम अहमियत रखते हैं। देखिए, क्वाड का जो गठन हुआ है उसके बारे में यह माना जाता है कि चीन की चुनौतियों से मुकाबला करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। क्वाड के चारों सदस्य मिलकर के चीन की बढ़ती आक्रामकता को रोकने के साझा उपायों पर काम करेंगे, और ख़ास करके जो हिंद प्रशांत क्षेत्र का दक्षिण चीन सागर का इलाका है, पूर्वी चीन सागर का इलाका है, उस इलाके में चीन ने जिस तरह से अपनी आक्रामकता बढ़ाई है, अपने तेवर उग्र किए हैं, जो द्वीपों पर जिस तरह से कृत्रिम कब्जे किए हैं, कृत्रिम द्वीपों का पर कब्जे किए हैं, वहाँ पर अपनी सैन्य सुविधाएं विकसित की हैं, इससे न केवल भारत बल्कि ऑस्ट्रेलिया भी चिंतित है। क्योंकि देखिए, भारत और ऑस्ट्रेलिया और इन सभी देशों के जो व्यापारिक सामान का आदान प्रदान दक्षिण चीन सागर के जरिए काफ़ी अधिक मात्रा में होता है, और इसलिए उस सागर का खुला रहना, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनों के अनुरूप उस सागर का खुला रहना बहुत ज़रूरी माना जाता है। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया अमेरिका और जापान के साथ मिलकर यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि चीन उस इलाके पर, उस समुद्री इलाके पर अपना प्रभुत्व नहीं स्थापित करे, उस इलाके को खुला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून के अनुरूप खुला रखने को उसकी कोई मंशा खुला रखने को तैयार रहे। जी, अगर हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करें रंजीत जी, जो कि पिछले साल हुआ ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में ईसीटीए, तो उसमें जिस तरह ये कहा गया कि जो भारत को जो एक्सपोर्ट होगा ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, उसमें 85% सामान होगा जिस पर कोई भी कर नहीं होगा, ड्यूटी नहीं लगेगी। और इसी तरह अगर हम बात करें कि 96% जो भारत एक्सपोर्ट करेगा ऑस्ट्रेलिया में उत्पाद, उस पर कोई ड्यूटी नहीं लगेगी। तो इसको एक कॉम्प्रिहेंसिव ईसीटीए बनाने की दिशा में भी किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, और जो ये एफटीए दोनों देशों के बीच में हुआ पिछले साल, वो क्या मजबूती किस दिशा में, उसके जो ऑब्जेक्टिव थे वो उसको अचीव करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है? देखिए, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट पिछले साल हुआ है, वो उसे एक लैंडमार्क एग्रीमेंट के तौर पर कहा जा रहा है। एक बहुत बड़ा जी, व्यापारिक समझौता भारत ने किसी विकसित देश के साथ पहली बार किया है। किसी एडवांस बिल्कुल। कंट्री के साथ इस तरह का समझौता होना भारत की अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी अहमियत रखता है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया तो बहुत भौगोलिक तौर पर बहुत बड़ा मुल्क है, लेकिन उसकी आबादी बहुत कम है, 2.5 करोड़ के करीब उसकी आबादी है, और भारत 140 करोड़ वाला देश है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में तकनीकी तौर पर काफ़ी समृद्ध देश है, हालांकि उसका औद्योगिक जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है बहुत मजबूत नहीं है। तो अब ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच जो व्यापार का इसी इकोनॉमिक कोऑपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट की जो बात हुई सामने आ रही है, इससे भारत के निर्यात में ऑस्ट्रेलिया को निर्यात होने वाले निर्यात में काफ़ी अधिक वृद्धि हो जाएगी। माना जा रहा है कि 10 अरब डॉलर से अधिक वृद्धि हासिल की जा सकती है। भारत से जो ऑस्ट्रेलिया को निर्यात होंगे, उसमें 95% से अधिक निर्यात कर मुक्त हो जाएंगे, उन पर कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। तो इस तरह भारत के माल ऑस्ट्रेलिया में सस्ते बिकेंगे। तो जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया के बाज़ार पर, उपभोक्ता बाज़ार पर चीन के माल का कब्जा हो चुका है, तो भारत उन्हें बेहतर प्रतिस्पर्धा दे सकेगा। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया से भारत आने वाले उत्पाद भी कस्टम ड्यूटी से मुक्त हो जाएंगे, तो ऑस्ट्रेलिया के मिनरल्स भारत में सस्ते मिलेंगे। देखिए, ऑस्ट्रेलिया से मुख्य तौर पर भारत खनिज का ही आयात करता है, कोयला है, हीरा है, कॉपर है, इस तरह के जो खनिज पदार्थ हैं उनका भारत आयात करता है। और भारत से जो निर्यात किए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया को, वो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स होते हैं। वो लेबर इंटेंसिव सेक्टर के उद्योग ज़्यादा हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है, इलेक्ट्रिकल सेक्टर है, और दूसरे मैन्युफैक्चरिंग के जो दूसरे लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, उनके निर्यात ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी किए जाते हैं। तो इससे भारत में रोजगार की वृद्धि होने की काफ़ी अच्छी संभावना बताई जा रही है। भारी संख्या में नए युवकों को रोजगार मिल सकता है। तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट दोनों देशों के लिए एक विन विन एग्रीमेंट की संज्ञा दी जा रही है। लेकिन यह जो एग्रीमेंट हुआ है, एक प्रारंभिक समझौता है व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए। दोनों देशों के बीच एक समग्र आर्थिक सहयोग समझौता करने की बात चल रही है। देखिए, जो अभी जो ईसीटीए हुआ है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट, इसमें एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर को छोड़ दिया गया है। लेकिन जब समग्र आर्थिक और व्यापार समझौता होगा, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट होगा, तब उसमें व्यापक नज़रिए से आपसी आर्थिक रिश्तों को मजबूत देने के समझौते किए जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया में जो खनिज पदार्थ मिलते हैं, उनका खनन किस तरह किया जाए, उनका संयुक्त रूप से किस तरह दोहन किया जाए,
इन सभी मसलों पर चर्चा की जाएगी और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक गहरी आर्थिक साझेदारी का रिश्ता स्थापित किया जाएगा। आज गहरी आर्थिक साझेदारी के आधार पर ही दोनों देशों के बीच सामरिक साझेदारी को मजबूती मिल सकेगी। तो इस तरह भारत और ऑस्ट्रेलिया आर्थिक और सामरिक क्षेत्र में अपने रिश्तों को मजबूती देने के दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। जी, जो बात हो रही है कि जो जितना ट्रेड ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में होता है, उसे डबल करने की बात है। ऑस्ट्रेलिया के 2 मंत्री भी इस यात्रा में साथ में रहेंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ के साथ, साथ ही बिज़नेस डेलीगेशन भी आ रहा है और बॉम्बे में जिस तरह मुंबई में बात की जा रही है, कई बिज़नेस टू बिज़नेस डील्स भी हो सकती हैं। साथ ही मैं आपसे समझना चाहूँगी थोड़ा डिटेल में कि ये भी बात की जाती है, रेयर अर्थ की बात की जा रही है, उसकी माइनिंग की बात की जा रही है ऑस्ट्रेलिया में। तो किस तरह की बिज़नेस टू बिज़नेस डील्स हो सकती हैं, खासतौर पे अगर हम बात करें रेयर अर्थ की और निवेश को लेकर क्या संभावनाएँ दिख रही हैं? देखिए, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये पहले से सहमति बन चुकी है कि ऑस्ट्रेलिया में जो दुर्लभ खनिज यानी रेयर अर्थ्स का जो विशाल भंडार है, उसका दोहन करने के लिए दोनों देशों की कंपनियां आपस में साझेदारी कैसे करेंगी, कैसे आर्थिक सहयोग का रिश्ता स्थापित करेंगी, जो वहाँ पर खदानों का विकास होगा उसमें किस तरह से निवेश किया जाएगा, उसमें भारत की भागीदारी कैसी होगी या मेरे ऑस्ट्रेलिया की कंपनियों की भागीदारी कैसी होगी, इन सब मसलों पर चर्चा की जाएगी। देखिए, ऑस्ट्रेलिया में रेयर अर्थ्स का विशाल भंडार है और उसका दोहन अभी तक नहीं किया जा सका है। समुचित दोहन करना उसका ज़रूरी है, क्योंकि अभी तक जो रेयर अर्थ्स की आपूर्ति है, सप्लाई है, वो चीन से होती रही है। चीन उस पर एक अधिकार रहा है, मोनोपोली रहा है। तो चीन की इस मोनोपोली को तोड़ने के लिए ज़रूरी है कि ऑस्ट्रेलिया में जो खनिज पदार्थ मिलते हैं उनका दोहन करके एक वैकल्पिक सप्लाई चेन का रास्ता तैयार किया जाए। तो भारत की चीन पर निर्भरता कम जाएगी, ऑस्ट्रेलिया पर, इससे ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच व्यापारिक सहयोग बढ़ेगा, व्यापारिक निर्भरता भी बढ़ेगी एक दूसरे पर। तो आपसी आर्थिक साझेदारी मजबूत होगी। तो समग्रता में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हर तरह से रिश्तों को मजबूती मिलेगी। आर्थिक सहयोग समझौते से और सामरिक साझेदारी से भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों देश एक गहराई की ओर गहरे रिश्तों की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जी, एक मजबूती मिल रही है दोनों के रिश्तों को और इस यात्रा के साथ, इस 3 दिवसीय जो यात्रा है अ, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ की, उससे हम काफ़ी कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। साथ ही अगर हम दोनों देशों के बीच जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है, उसकी अगर हम बात करें या हम स्किल्ड लेबर की बात करें, तो भारत और जो ऑस्ट्रेलिया है, उसके बीच में क्या किस तरह की ये संभावनाएँ नज़र आ रही हैं कि जो वीज़ा नियम है उनमें ढील हमें मिल सकती है, या फिर भारत के जो प्रोफ़ेशनल्स हैं उनके लिए भी ऑस्ट्रेलिया में संभावनाएँ तलाशी जा रही हैं कि किस तरह से आप देख रहे हैं जो माइग्रेशन है उसको आगे बढ़ते हुए, खासतौर पे स्किल्ड लेबर ये माइग्रेशन की बात करें। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो रिश्तों का मुख्य आधार रहा है, पीपल टू पीपल रिलेशन ही रहा है। दोनों देशों के बीच जनता के स्तर पर काफ़ी अच्छे संबंध पहले से विकसित हो चुके थे। हालांकि राजनयिक और सामरिक रिश्ते उतनी मजबूती नहीं ले पा रहे थे, लेकिन जनता के स्तर पर जो रिश्ते बन सके, उसी के आधार पर भारत और ऑस्ट्रेलिया ने सामरिक और राजनयिक रिश्तों को मजबूती दी। देखिए, ऑस्ट्रेलिया के जो शिक्षण संस्थान हैं, वहाँ जो विश्वविद्यालय हैं, वहाँ के जो कॉलेज हैं, विश्व स्तर के माने जाते हैं और वहाँ भारत से 1 लाख से अधिक छात्राएं वहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। और इस तरह ऑस्ट्रेलिया के शिक्षण संस्थानों से भारत के छात्र युवा समुदाय जो है लाभान्वित हो रहा है। और अब ऑस्ट्रेलिया ने एक बड़ा फैसला ये किया है कि ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों को पढ़ाई समाप्त करने के बाद वर्क वीज़ा भी दिया जाएगा। तो इससे जी, ऑस्ट्रेलिया में रोजगार के काफ़ी अच्छे अवसर मिल रहे हैं भारतीय युवकों को। यह एक बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय पेशेवरों को कई तरह की छूट भी देने का फैसला किया है। जैसे भारत के योगा शिक्षक हैं, चिकित्सा कर्मी हैं और दूसरे जी, अन्य तरह के पेशेवर लोग हैं, उन्हें उदारता से वीज़ा दिया जाएगा। जी। और अगर आपने जिस तरह एजुकेशन की बात की, तो भारत में गुजरात में गिफ्ट सिटी में डिकिन यूनिवर्सिटी की शुरुआत हो सकती है, इसी उनके विज़िट के साथ इसका उद्घाटन हो सकता है। तो अगर हम देखें कितनी यूनिवर्सिटी ये कैसी है और जिस तरह से किसी भी विदेशी यूनिवर्सिटी का पहला कैंपस होगा ये भारत में, तो दोनों देशों के बीच में अगर हम एजुकेशन सेक्टर को देखें,
तो किस तरह की आप देख रहे हैं पॉसिबिलिटीज़? देखिए, कुछ महीनों पहले भारत ने अपनी इस नीति का ऐलान किया था कि अपने देश में विदेशी विश्वविद्यालयों को चलाने की अनुमति दी जाएगी। उसी फैसले का लाभ उठाते हुए ऑस्ट्रेलिया के डेक्कन यूनिवर्सिटी ने फैसला किया कि भारत में अपना कैंपस स्थापित करेंगे। इससे भारतीय छात्रों को फ़ायदा होगा। उन्हें सस्ते में ऑस्ट्रेलिया का की जो करिकुलम है, एजुकेशन करिकुलम है, उसका लाभ मिलेगा और वहाँ भारत में रहते हुए ही विदेशी विश्वविद्यालय की डिग्रियाँ उन्हें हासिल करने में मदद मिलेगी। तो इससे भारतीय विश्वविद्यालयों को सस्ते में ऑस्ट्रेलियाई डिग्री हासिल करने की सहूलियत होगी और उन्हें काफ़ी लाभ होगा। जी, तो कई तरह से ये महत्वपूर्ण है ये यात्रा। जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं वो भारत में हैं और 3 दिन तक भारत में रहेंगे। अहमदाबाद से मुंबई और फिर दिल्ली। प्रधानमंत्री मोदी से उनकी मुलाकात होगी दिल्ली में और इससे हम क्या उम्मीद लगाएँ इस पूरी यात्रा से? कई बातें सामने निकल कर आएँगी और जो डिटेल्स हैं इस पूरी यात्रा की वो तो जब ये यात्रा पूरी हो जाएगी उसके बाद सामने आएँगी कि क्या-क्या डील्स हुई, क्या-क्या मंत्रालय से हमें जानकारी मिलेगी आगे कि इसका पूरा एजेंडा और डिटेल्ड एजेंडा क्या है। साथ ही दोनों देशों के जो प्रधानमंत्री हैं, उनके बीच क्या बातचीत हुई, उससे क्या सामने निकल कर आया और जो कॉन्क्रीट इसमें हमें जानकारी मिल पाएगी 3 दिन बाद ही। तो रंजीत जी, अगर इस पूरी चर्चा को हम सम अप कर दें तो आपके कंक्लूडिंग कमेंट्स कि हर विषय पर हमने बात की, एजुकेशन सेक्टर की बात की, डिफेंस की बात की, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस की बात की, हमने बात की कि दोनों देशों के बीच में जो ट्रेड एग्रीमेंट है, ट्रेड रिलेशंस हैं, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है, सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात की और जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो एस्पेक्ट है इसका, उस पर जो अहम जानकारी है वो तो हमें इन सभी मीटिंग्स के बाद जो सरकारी गवर्नमेंट मीटिंग्स होंगी उसके बाद ही पता चल पाएगी। तो आपके कंक्लूडिंग कमेंट्स इस यात्रा पर प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ की भारत यात्रा। जो नए जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस यानी भू राजनीतिक समीकरण जी। विकसित हो रहा है, उसके मद्देनज़र भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते काफ़ी अहमियत रखते हैं। न केवल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय स्तर पर, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी काफ़ी अहमियत बढ़ जाएगी। खास करके पश्चिमी देशों के बीच ये काफ़ी इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया अपने रिश्ते कैसे विकसित करते हैं। चीन में इसके लेकर के काफ़ी चिंता है कि ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच रिश्ते अब काफ़ी गहरे हो रहे हैं। पहले ऑस्ट्रेलिया और चीन के बीच रिश्ते गहरे होते थे, लेकिन चीन और जी। ऑस्ट्रेलिया के बीच जिस तरह से तनाव बढ़ा है हाल के सालों में और उसके विपरीत भारत के साथ जिस तरह ऑस्ट्रेलिया ने अपने रिश्ते मजबूत करने शुरू किए हैं, वह दोनों देशों के लिए आपसी रिश्तों के मद्देनज़र तो काफ़ी महत्व रखते ही हैं, अंतर्राष्ट्रीय नज़रिए से भी काफ़ी अहमियत हासिल कर चुके हैं। क्योंकि क्वाड जो 4 देशों का जो समूह है उसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया एक प्रमुख साझेदार है और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका और ब्रिटेन के साथ मिलकर के 3 देशों का एक अलग सैन्य गठजोड़ भी स्थापित किया है, जिसे ऑकूस कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया यूके यूएस अलायंस। तो जी। ऑस्ट्रेलिया की इन सब में जो भागीदारी बन रही है दक्षिण प्रशांत के इलाके में, जिस तरह से भारत और ऑस्ट्रेलिया आपसी साझेदारी को मजबूती दे रहे हैं, उससे उससे न केवल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आपसी रिश्ते गहरे होंगे, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस पर विशेष नज़र रखी जाएगी। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया रंजीत जी इस चर्चा से जुड़ने के लिए और हमारे व्यूअर्स को भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों पर अहम जानकारी देने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थी हमारी चर्चा ऑस्ट्रेलिया और भारत के रिश्तों पर कि किस तरह से ये दोनों देशों के बीच रिश्ते मजबूती ले रहे हैं और किस दिशा में जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री